फीमेल से रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो मात्र 3 सेक्शन में दिया हुआ है, सेक्शन 14, 15 और 16 में। ठीक है, हम लोग 14 से स्टार्ट करते हैं। पहले फीमेल के पास प्रॉपर्टी आएगा कहाँ से ये समझते हैं। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, हम लोग सेक्शन 14 में फीमेल के पास कोई प्रॉपर्टी कैसे आएगा उसी से स्टार्ट कर रहा है। तो देखो, सबसे शुरू में सेक्शन 14 का एक्सप्लेनेशन से शुरू करो। यहाँ एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है, सेक्शन 14 का एक्सप्लेनेशन, इन दिस सब सेक्शन, इस सब सेक्शन के लिए प्रॉपर्टी का मतलब क्या है वो बता रहा है। ठीक, एक सेकंड रुकना, हमको अपना में निकाल लेने दो। दो क्या कह रहा है प्रॉपर्टी का मतलब, ये कह रहा है प्रॉपर्टी इंक्लूड बोथ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय द फीमेल बाय इनहेरिटेंस और डिवाइस। ठीक है, वो प्रॉपर्टी जो फीमेल ने इनहेरिटेंस के थ्रू प्राप्त किया हो या अपनी क्षमता से प्राप्त किया हो, वो दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे आएगा। और कैसा, मूवेबल और इमूवेबल। ठीक है, उस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है। कभी कोई पार्टीशन हुआ था और पार्टीशन में उसको कोई इसी टाइप का प्रॉपर्टी मिला था, उस प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। उसको कभी कोई मेंटेनेंस मिल रहा था उस प्रॉपर्टी का, या मेंटेनेंस का बोल दिया गया था और उसका बकाया चुकाया जा रहा है। एरिया मतलब बकाया चुका जाना, तो बकाया चुकाया जा रहा है मेंटेनेंस के एवज में, वो प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसको किसी भी तरह से गिफ्ट में प्रॉपर्टी मिला है, उस प्रॉपर्टी का भी। ठीक है, अब गिफ्ट कौन दिया है, रिलेटिव है या नहीं है उससे हमको मतलब नहीं है, कहीं से भी कोई भी गिफ्ट मिल गया है उसका प्रॉपर्टी हो गया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि बिफोर एंड आफ्टर हर मैरिज, इससे भी मतलब नहीं है कि उसको वो गिफ्ट वाला प्रॉपर्टी या ये सब प्रॉपर्टी उसको कहाँ मिला है, बिफोर मिला है, शादी से पहले मिला है या शादी से मिला है, वो अपने स्किल से निकाली है वो प्रॉपर्टी। ठीक है, या परचेज की है या किसी प्रिस्क्रिप्शन, बाय वे ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, ठीक है, देखो, प्रिस्क्रिप्शन होता है कि आपका राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है। ठीक है, इजमेंट में राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है, कोई भी प्रॉपर्टी जिसको आप एंजॉय कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट में पीसफुल एंजॉयमेंट कर रहे हैं। ठीक है, कोई उस प्रॉपर्टी पे दूसरा कोई आके किसी टाइप का कब्जा उब्जा नहीं मांग रहा है, आप अब एंजॉय कर रहे हैं और उस प्रॉपर्टी को आपने 20 साल तक एंजॉय किया है, तो कोई दूसरा व्यक्ति आके उस प्रॉपर्टी पे 20 साल के बाद नहीं मांग सकता कब्जा। ठीक है, एडवर्स पोजीशन। और गवर्नमेंट का बात करें तो गवर्नमेंट के केस में 30 साल तक है, गवर्नमेंट चाहे तो 30 साल तक आपसे उस प्रॉपर्टी का कब्जा वापस ले सकती है। गवर्नमेंट ने भी 30 साल तक नहीं लिया तो वो प्रॉपर्टी आपका हो जाता है। तो आप कल वो एक क्वेश्चन पूछे थे ना, अब यहाँ पर अलर्ट हो जाएगा। कह रहा है कि इन एनी अदर मैनर व्हाट सो एवर, किसी भी और तरीके से उसने वो प्रॉपर्टी एक्वायर की है। ठीक है, चाहे वो सेक्स वर्क करके ली है, लूट के लिए है, चोरी करके लिए, कुछ छो करके ली है, वो प्रॉपर्टी उसका मान लिया जाएगा किसी भी मैनर में। कब से, ठीक है, तो कह रहा आगे देखो, एंड ऑल्सो सच प्रॉपर्टी हेल्ड बाई हर एज स्त्री धन इमीडिएटली। देखो, इतना के लिए अलग चीज है, तो इतना तक के लिए प्रॉपर्टी, और स्त्री धन के लिए क्या कर रहा है, इमीडिएटली बिफोर द कमिंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के आने से तुरंत पहले अगर वो कोई प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है एज ए स्त्री धन, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी उसका प्रॉपर्टी माना जाएगा। तो फीमेल को प्रॉपर्टी कहाँ से मिलेगा, ये बात क्लियर हो गई एक्सप्लेनेशन से कि आखिर उसके पास प्रॉपर्टी आया है कहाँ से। ठीक है, अब आ जाओ सेक्शन 1, इसका 14 का 1 में कहता है एनी प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय द फीमेल हिंदू, कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो फीमेल हिंदू के द्वारा पोजेस्ड किया जा रहा है, पोजेशन में है उसके।
ठीक है, यहाँ पर समझो, खाली प्रॉपर्टी के कब्जा में होना चाहिए। कब्जा कितना तरीका से हो सकता है प्रॉपर्टी पे? पोजीशन किस टाइप का होता है? एक होता है एक्चुअल पोजीशन, एक होता है कंस्ट्रक्टिव पोजीशन। एक्चुअल पोजीशन क्या होता है? हम इस घर में रह रहे हैं और इस घर का पोजीशन मेरे पास है, तो ये एक्चुअल पोजीशन है। और मेरा कोई और घर है कहीं है, उसका चाबी वही लॉक करके हम यहाँ पर आए हुए हैं, तो वो मेरा कंस्ट्रक्टिव पोजीशन है। ठीक है, तो कह रहा है कि कोई भी प्रॉपर्टी फीमेल के पोजीशन में है। यहाँ कह रहा है पोजीशन बोला है, एक्चुअल और कंस्ट्रक्शन के बाद नहीं कहा। तो कंस्ट्रक्टिव पोजीशन भी है या एक्चुअल पोजीशन भी है, और उसके बाद क्या हुआ, कब्जे में हो उसके प्रॉपर्टी में, और कह रहा है वेदर एक्वायर्ड, या वो उसको एक्वायर्ड की हुई है, पोजीशन में लेके एक्वायर की हुई, उसका कब्जा उसके पास है, और ये एक्ट पास हो गया बिफोर एंड आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट, तो माना जाएगा सी बी हेल्ड बाई हर फुल ऑनर देयर ऑफ एंड नॉट द लिमिटेड ऑनर। क्या माना जाएगा? अगर इस एक्ट के पास होने के टाइम, जिस टाइम पास हो रहा था, तो फीमेल के कब्जा में जो प्रॉपर्टी था, सारा प्रॉपर्टी उसका मान लिया जाएगा। ठीक है, और लिमिटेड ऑनर के लिए प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा, उसको एक्चुअल ऑनर मान लिया जाएगा। सेक्शन 1 ये कह रहा है। ठीक है, ये तो बहुत खतरनाक चीज बोल दिया। फीमेल, कोई केस उस चल रहा होगा और फीमेल के कब्जे में होगा प्रॉपर्टी, तो केस उस खत्म। जिसके कब्जे में उसका प्रॉपर्टी, फीमेल के कब्जे में है तो उसका प्रॉपर्टी मान लिया गया। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा कि नहीं, हम कुछ प्रॉपर्टीज को छोड़ देंगे जो उसके कब्जे में है। कह रहा है कि सब सेक्शन 1 पे क्या क्या अप्लाई नहीं होगा? एनी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी सही सिर्फ सेक्शन 1 में है, उसको कोई गिफ्ट किया था कि जाओ इस प्रॉपर्टी पे तुम रहो। क्या गिफ्ट किया? प्रॉपर्टी नहीं गिफ्ट किया है, कहा है कि मेरे घर में जाके तुम रहो, यही तुम्हारा गिफ्ट है। या कोई विल बना के दिया है कि जब तक वो जिंदा है इसी घर में रहेगी, ऐसा कोई विल बना के गया हो। अभी तो पोजीशन में उसके है, कल को ये एक्ट पास हो गया तो घर उसका मान लिया जाए, तो ये दोनों चीज को बचा लिया, गिफ्ट और विल को बचा लिया गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कोई और इंस्ट्रूमेंट साइन की हो, कोई इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, कोई हम एग्रीमेंट किसी के साथ किए हो और उसमें हम कहे हो, जैसे मान लो सपोज दैट किराएदार है, फीमेल किराएदार रखे हुए थे और उसके साथ रेंट एग्रीमेंट बनाए हुए थे, तो कब्जा में तो जो किराएदार है उसके है, तो ये एक्ट पास हो गया तो इसका मतलब किराएदार मालिक बन गया? नहीं, तो उसको भी बचा लिए, इंस्ट्रूमेंट को भी। यह कह रहा है कोई डिक्री पास हुआ है या फिर ऑर्डर पास हुआ है सिविल कोर्ट के अंदर, ठीक है, या फिर कोई आर्बिट्रेशन अवार्ड पास हुआ हो, अवार्ड के बारे में कह रहा है। ठीक है, गिफ्ट विल और इंस्ट्रूमेंट को लेकर, तो ये सब चीज जो है वो जिसके फेवर में, और ये क्या कहते हैं, ऑर्डर पास हो, डिक्री पास हो सिविल कोर्ट का, ये अवार्ड पास हो, तो जिसके फेवर में पास होगा उसको मिलेगा। सिर्फ इस बेसिस पे वो क्लेम नहीं कर सकती है कि मेरे कब्जा तो मेरा था ना, तो हमको दीजिए, ये एक्ट आया है, तो ये बचा लिया उस सब चीज को। सेक्शन 15 में कह रहा है कि जनरल रूल ऑफ इनहेरिटेंस, अगर कोई हिंदू स्त्री है, ठीक है, हिंदू फीमेल है और वो मर रही है इंटेस्टेट, मतलब अपना बिना विल बनाए हुए इसमें मर गई, तो उसका प्रॉपर्टी जो है वो किस तरह से बटेगा? सेक्शन 15 में जो लोग हैं उनके बीच में बटेगा, और सेक्शन 16 में जो रूल्स लिखे हुए हैं उस रूल्स का एप्लीकेशन होते हुए बटेगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी किसको बटेगा? देखो, ये हम बोले कि सेक्शन 15 में कह रहा है कि एक लिस्ट दिया हुआ है प्रॉपर्टी, अगर कोई फीमेल बिना विल किए हुए मर जाती है तो उसका प्रॉपर्टी सेक्शन 15 में जो लिस्ट है नीचे उन लोगों में बटेगा। और जब बांट रहे हैं तो हम लोग सेक्शन 16 में दिए गए रूल्स का ध्यान रखते हुए बांटेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी किसको बैठेगा? तो कह रहा है फर्स्ट क्लास के एयर में, फर्स्ट क्लास के एयर कौन कौन है? तो कहा बेटा है वो हो गई, बेटी है वो हो गई।
अब जब हम बेटा बेटी बोल रहे हैं तो उसमें बेटा बेटी में इंक्लूड कर रहा है अगर कोई बेटा मर गया और उसका कोई बेटा यानी पोता है, ठीक है, जिसका पापा मर चुका है, तो उसको भी हम लोग बेटे के में काउंट कर ले रहे हैं, ठीक है, उसको भी इंक्लूड कर ले रहे हैं। और बेटी के केस में भी वही कि अगर बेटी है या बेटा है और उसके पापा या मम्मी मर गए हैं उसको भी काउंट कर ले रहे हैं। और हस्बैंड, ये है फर्स्ट क्लास की एंट्री में। कौन कौन हुआ इसमें? सन, डॉटर, चाइल्ड ऑफ ए प्री डिजीज सन, चाइल्ड ऑफ ए प्री डिजीज डॉटर, ठीक है, और लास्ट में हस्बैंड। इतने लोगों को 5 कैटेगरी में सबसे पहले बांटेंगे प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर इन पांचों में नहीं मिला कोई, इन पांचों में कोई नहीं जिंदा है, कौन को नहीं जिंदा है? ना उस औरत की ना कोई बेटा है ना बेटी है, ना ही मरे हुए बेटा का कोई बेटा है या बेटी है, या मरे हुए बेटी का कोई बेटा है या बेटी है, ना ही उसका पति जिंदा है। तब जाएंगे इसमें बांटने। जो हस्बैंड के हेयर्स है, हस्बैंड के हेयर्स कौन कौन है? तो हस्बैंड के पहले हेयर्स आएंगे। हेयर मतलब वो क्या बताते हैं जो आई में है, देख लेना। पहले इसके सबसे पहले हेयर आएंगे वो जो क्लास 1 में है, शेड्यूल है ना लास्ट में, तो क्लास 1 हेयर में सबसे पहले बटेगा। अगर क्लास 1 में हेयर में नहीं है तो क्लास 2 हेयर में बटेगा, उसमें भी नहीं है तो एग्नेट्स में बटेगा, उसमें भी नहीं है तो कॉग्नेट्स में बटेगा, ठीक है। थर्ड कहता है कि नहीं है, अगर इसमें भी नहीं कुछ मिला तो आ जाएंगे मदर और फादर को बांटने, ठीक है। मदर का जब बोल रहा है तो यहाँ पर एडॉप्टिव मदर को इंक्लूड कर लेगा। बच्चा अगर एडॉप्शन से गया होगा तो उस मदर को इंक्लूड कर लेगा, एडॉप्टिव मदर, सेक्शन 14 एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का। या फिर फादर है तो एडॉप्टिव फादर को भी इंक्लूड करेगा, लेकिन स्टेप मदर और स्टेप फादर को इंक्लूड नहीं करेगा। सेक्शन 14 में बताया था ना कौन होता है एडॉप्टिव फादर मदर और कौन होता है एडॉप्टिव ये स्टेप फादर मदर, ठीक है। इतना समझना है। फोर्थ कह रहा है अगर इसमें भी कोई नहीं मिला तब जाएंगे इसमें फोर्थ में फादर्स के जो है हियर्स उसमें बांटने। तो फादर्स के हेयर यहाँ देखना कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ हस्बैंड था, यहाँ मदर फादर में बांटा है, और इसमें भी नहीं मिला तो फादर के हेयर को बारी दे रहा है। तो फादर में भी वही, फादर का पहले फर्स्ट क्लास खोजो, फिर सेकंड क्लास खोजो, फिर उसका रेगनेट खोजो, फिर कॉग्नेट खोजो, फिर ओकड़ों में नहीं मिला तो मदर का खोजो, मदर का खोजो। मदर के केस में बोलता है कि बेटा बेटी, ठीक है, उसको मिलेगा। या फिर मदर का जो है तुम्हारा मदर में देखो यहाँ पर मदर में भी फिर घूम के ही सर्किल में आ जाएगा, ठीक है। पहले बेटा का खोजेंगे, मदर का कोई और बेटा है कि नहीं, या डॉटर है कि नहीं, या फिर उसका कोई सन है कि नहीं, या मरे हुए बेटे का है कि नहीं, ये इस टाइप से देखेंगे। लिखवा दी लिस्ट मदर वाला। मदर के केस में सबसे पहले देखा जाएगा सन, ये एक ही में ए डालिए, उसमें लिखिए सन, डॉटर ऑफ ए मदर इंक्लूडिंग सन एंड डॉटर ऑफ प्री डिजीज सन एंड प्री डिजीज डॉटर एंड हस्बैंड। जो यहाँ लिखा हुआ है यही वाला चीज है, खाली यहाँ पर इसके जगह फीमेल के जगह कौन आ गया, मदर का देखेंगे हम लोग, ठीक है। देखो बता रहे हैं ना, जो मदर है वो हम बता दे रहे हैं। देखो मदर जो है वो भी तो फीमेल ही है ना, तो अभी हम लोग बांट रहे हैं किसका, फीमेल का देख रहे हैं, लेकिन खोजते खोजते कोई नहीं मिला तो मदर आ गया। तो मदर के केस में मदर की सबको देख लेंगे, मदर का कोई है कि नहीं ये सब में, बस। फिर अगर मदर का इसमें देखेंगे मदर के इस सब में कोई है कि नहीं है, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, ठीक है। हाँ सब में मदर का खोजने जाएंगे। अब उस वीमेन का नहीं खोज रहे रिलेशन, उसकी मदर का खोज रहे हैं। इतना तक में बांट देंगे। और फिर वहां पर लास्ट में आपका ये है कि किसी दोनों में नहीं मिला तो लास्ट में स्टेट गवर्नमेंट एक्वायर कर देगा। ए और बी एक सेकंड के लिए स्किप करो और 16 में रूल देख लो क्या कह रहा है। रूल में कैसे कैसे बटेगा प्रॉपर्टी, तो कह रहा है कि 15 में दिए गए बातों का जो है
उसका 16 में कैसे बटेगा प्रॉपर्टी, उसके बाद रूल है, कह रहा है, पहला रूल कह रहा है कि जो सब सेक्शन 1 में लिखा हुआ है सेक्शन 15 का, यहाँ सब सेक्शन 1 में सेक्शन 15 का ये जो लिखा हुआ है, इसमें हम लोग प्रेफरेंस कैसे देंगे, तो सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे 1 एंट्री में जितने लोग हैं उनमें बराबर बांटेंगे, अगर उसमें नहीं मिला कोई तब सेकंड एंट्री में आएंगे। कहने का मतलब फर्स्ट एंट्री में 5 लोग है ना, कौन कौन है, बेटा, बेटी, प्री डिजीज सन का डॉटर एंड सन, प्री डिजीज सन का प्री डिजीज डॉटर की डॉटर एंड सन और हस्बैंड, ये 5 लोग हैं फर्स्ट एंट्री में। तो इन 5 लोग में अगर 5 जिंदा है तो प्रॉपर्टी का 5 टुकड़ा होगा और सबको बराबर मिल जाएगा। लेकिन इसमें आने के लिए, नीचे वाला में आने के लिए जरूरी है कि इनमें से कोई क्लेम करने वाला जिंदा ना हो। अगर इनमें से कोई भी क्लेम करने वाला जिंदा है तो इन लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो सेक्शन 16 का पहला रूल ये बात कहता है कि अब हम फीमेल को जो प्रॉपर्टी बांट रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले खोजेंगे कि उसका जो 1 में एंट्री 1 है, इसको एंट्री बोलते हैं, ये जो ए लिखा हुआ है ना, ए, उसको एंट्री बोलते हैं। तो एंट्री 1 में कोई क्लेम करने वाला आदमी जिंदा है कि नहीं है, ठीक है। तो एंट्री 1 में 5 लोग क्लेम कर सकते हैं, बेटा, बेटी, हस्बैंड, 3 लोग हुआ। चौथा लोग हुआ कि चिल्ड्रन ऑफ प्रीडिजिशन और चिल्ड्रन ऑफ प्रीडिजिज डॉटर, ये 5 लोग। अगर 5 लोग में से कोई भी जिंदा है क्लेम करने के लिए तो उसको वो प्रॉपर्टी मिल जाएगा, नीचे वाले किसी व्यक्ति को वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा। ये रूल पहला बोल दिया, बहुत इजी, समझ में आया? फॉर एन एग्जाम्पल, ए जो है, मान लो एक ए है, वो अपने पीछे एक सन छोड़ के गई है, एक डॉटर छोड़ के गई है और एक हस्बैंड छोड़ के गई है, ठीक है, और उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी कैसे बटेगा? तीनों एंट्री 1 में है ना, देखो ना, बेटा, डॉटर और हस्बैंड तीनों एंट्री में 1 में है, तो ये 1/3 1/3 1/3। और मान लो कि छोड़ के जाती वो, पति भी मर गया होता और इसका यहाँ पर एक तो मदर है, मदर घुसा दो या फादर घुसा दो, तो इसके पीछे कौन कौन पड़ा, इसके पीछे कौन कौन बचा? इसका एक बेटा बच्चा है, एक बेटी बची है और एक फादर बचा है। तो फादर कहाँ है? 3rd नंबर पे है और फर्स्ट नंबर पे कौन कौन है? सन है और डॉटर है। तो फादर को कुछ नहीं मिलेगा, आधा आधा प्रॉपर्टी बच जाएगा, ठीक है, फादर को कुछ नहीं मिलने जा रहा है। लेकिन अगर मान लो सन डॉटर नहीं रहती और फादर रहता तो फादर को मिल जाता। अभी मत पूछना कि किस फादर को, ससुर का बात चल रहा है कि अपने फादर को बताते हैं आगे, किस फादर की बात चल रहा है। पहला रूल समझ में आ गया 16 का। दूसरा रूल कहता है कि मान लो कि प्रॉपर्टी मिलने वाला था बेटा या बेटी को, ठीक है, और बेटा बेटी क्या है, मर गई है, तो उसका चिल्ड्रन जिंदा है, तो चिल्ड्रन को वैसे ही प्रॉपर्टी दिया जाएगा जैसे कि उसके चिल्ड्रन को, मतलब जो मरे हुए बेटा या बेटी का जो बच्चे हैं उनको ऐसे ही प्रॉपर्टी मिलेगा जैसे कि वो उसी के मरे हुए बड़े बच्चे हैं। इसको समझो एग्जांपल से, देखो ये फीमेल है, ये मर गई, ठीक है, इसके पीछे एक बेटा रह गया और एक बेटी रह गई, बेटी को बी से लिख रहे, डॉटर लिख के, ठीक है। तो प्रॉपर्टी जब ये मरेगी तो आधा आधा बढ़ जाना चाहिए, इसका हाफ मिलता और इसका हाफ मिलता। लेकिन अभी इस ये भी मर चुका है, इसका बेटा भी मर चुका है, लेकिन बेटा का 2 डॉटर है, ठीक है, या फिर सन ही है, कुछ मान लो, 2 बच्चा मान लो कुछ। तो इस प्रॉपर्टी का इसको कितना मिलेगा और इसको कितना मिलेगा, ठीक है। तो ये होल्ड करता तो कितना प्रॉपर्टी होल्ड करता? आधा होल्ड करता। तो अब आया है आधा प्रॉपर्टी में से इस दोनों को बांटना है, तो इसको 1/4 मिलेगा और इसको 1/4 मिलेगा। ये समझ में आया?
कह रहा है कि मान लो प्रॉपर्टी अब पहुंचने वाला है फादर को, मदर को या हस्बैंड को। ठीक है, प्रॉपर्टी मिलना चाहिए था। अभी जो हम लोग बांटे हैं तो उसमें प्रॉपर्टी का नंबर किसको था मिलने के लिए? या तो फादर को मिलता, या मदर को मिलता, या फिर हस्बैंड को मिलता। तीनों के केस को एक साथ डिपेंड किया। और जब इसको मिलने वाला है तो ये भी नहीं जिंदा, ये भी नहीं जिंदा और ये भी नहीं जिंदा, तीनों को अलग अलग समझो। फीमेल मरी, ठीक है, और उसका प्रॉपर्टी वो हेरारकी ही के हिसाब से फादर को मिलने वाला था। अब फादर जो है वो जिंदा ही नहीं है, तो फादर के बाद का फादर का जो हेयर है उनको मिलेगा। लिखा हुआ है ना, हेयर्स ऑफ द फादर, तो फादर के हेयर से उनमें मिलेगा। तो उनको कैसे मिलेगा? तो कहा जाएगा कि ई प्रॉपर्टी आए इनके पास और माना जाएगा कि अभी अभी मरे हैं, तो अभी भी मरे हैं तो मेल का जैसे प्रॉपर्टी डिवॉल्व होता है वैसे डिवॉल्व कर देंगे इसको। तुरंत मरे हैं, प्रॉपर्टी तो इनके पास हो गया। मेल जैसे मरता है तो प्रॉपर्टी डिवॉल्व होता है, वैसे ही इसका भी डिवॉल्व होगा। अगर मान लो कि प्रॉपर्टी आए मदर के पास और मदर है ये नहीं है, तो इसके इसके जो वारिस उनमें बंटना है, तो इनको मान लिया जाएगा कि अभी अभी मरी है और इनका प्रॉपर्टी इनके वारिस में बांट दिया जाएगा। ये तीसरा रूल कहा, समझ में आया? डी, क्लॉज बी, डी और ई। बी और डी और ई में कौन है? बी में हस्बैंड है, डी में फादर है और ई में मदर है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी किनको मिलना है? हस्बैंड के हेयर्स को, फादर्स के हेयर्स को और मदर्स के हेयर्स को। खोजते आ जाएंगे, पहले तुम आप समझ लो, हस्बैंड से ही समझ लो। हस्बैंड में नहीं मिलेगा तब नीचे वाला का आएगा, तो हस्बैंड वाला का समझ लो। अब हस्बैंड जो है वो खुद ही जिंदा नहीं है, तो उनके वंशज को कैसे बांटेंगे हम? तो हम फॉर सेक ऑफ बांटने के लिए, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग मानेंगे कि हस्बैंड जिंदा था और हस्बैंड को पूरा का पूरा एक यूनिट प्रॉपर्टी गया, जितना प्रॉपर्टी गया वो उतना उसको मिला। अब मानेंगे बांटने के लिए कि इसका अभी अभी मरा है ये, अब अभी अभी मरा है तो इसका तुरंत कोई आदमी मरता है तो उसका पार्टीशन कैसे होता है वैसे आप कर लीजिए। तो उसी केस में फादर का भी वैसे ही बोला, मदर का भी वैसे ही बोला कि मान लीजिए कि अभी अभी मरा है, अब मरने की वजह से प्रॉपर्टी बढ़ता है वैसे बांट दीजिए। बस इतना ही तीन रूल बोला, तो तीन रूल इतना हमको ध्यान रहना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज समझो कि देखो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट क्लास में कौन कौन था, एक हम आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं। फर्स्ट क्लास में कौन कौन था? सन था, डॉटर था, हस्बैंड था। एक फीमेल का शादी हुआ किसी घर में, ठीक है, और शादी के अगला महीना बाद उसका हस्बैंड मर गया। ठीक है, अब हस्बैंड मर गया तो ना उसका बच्चा तो कोई होने का सवाल ही नहीं है, सन डॉटर है नहीं, हस्बैंड मर गया। ठीक है, वो मेंटेनेंस के लिए अपने सास ससुर के पास गई, अपने हस्बैंड के साइड के जो फैमिली थे उसके पास गई, कोई इसको मेंटेन करने के लिए तैयार नहीं हुआ। ठीक है, लास्टली वो चल गई अपने क्या कहते हैं लॉ से जो मिला मिला उसके बाद घाटा हो, तो अपने फादर के साथ रहना शुरू की। फादर उसको पढ़ाया लिखाया, आईपीएस बिटिया बनाया। ठीक है, वो अपने जीवन काल में बहुत सारा प्रॉपर्टी एक्वायर की। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी बहुत सारा ये एक्वायर किया और ये मर गई है इंटेस्टेट, मतलब अपना कोई बिल उल बनाए बिना मर गई है। ठीक है, तो जब इसका प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगा तब प्रॉपर्टी किस में डिवॉल्व होगा? फर्स्ट क्लास वाला तो कोई है नहीं, नहीं ना है। फर्स्ट क्लास वाला में तो इसका ना पति है ना कोई बाल बच्चा है, तो आ जाएगा सेकंड वाला में। सेकंड क्लास में देखो क्या है, हस्बैंड के हेयर। हस्बैंड के हेयर कौन है जो इसको रखने के लिए तैयार नहीं थे? सोचो, सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऐसा केस आया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मोरली रॉन्ग है, लेकिन लॉ जो है वो बहुत क्लियर है, लेजिस्लेशन के द्वारा बनाया लॉ, और सुप्रीम कोर्ट बाउंड था देने के लिए उसके हेयर को, दे दिया, हस्बैंड के हेयर को मिला, उसके जो फादर मदर थे उनको कुछ नहीं मिला।
जिन्होंने पढ़ाया लिखाया और जो भी किया उनको कुछ नहीं मिला, हस्बैंड के हेयर से मिला। ठीक है, तो ये एक गलत चीज है, इसको अमेंडमेंट का जरूरत है। स्पेसिफिक केस में आ जाओ, सेक्शन 16 समझ में आ गया। देखो ये कह रहा है नीचे वाला 2 में क्या कह रहा है कि फीमेल को प्रॉपर्टी जो था वो इनहर्ट की थी कहां से, अपने फादर या मदर से। कोई प्रॉपर्टी जो था वो फादर या मदर से वो इनहर्ट की थी, सेल्फ एक्वायर्ड नहीं था। उसके ओरिजिनल फादर मदर का बात कर रहे हैं, सास ससुर का नहीं बात कर रहे हैं। फादर मदर से वो एक्वायर की थी और उसका कोई बेटा बेटी नहीं है, और उस बेटे का कोई बेटा, मरे हुए बेटे का बेटा बेटी कोई नहीं है, या मरे हुए बेटी का कोई बेटा बेटी नहीं है, यहाँ जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है, इन लोग नहीं है। तो उस केस में सेक्शन 1 में कुछ भी लिखा हुआ है वो नहीं देखा जाएगा, और वो प्रॉपर्टी कहाँ जाएगा, उसके फादर को चला जाएगा। सेक्शन 1 में फादर को कब मिल रहा था, तीसरा नंबर, चौथा नंबर पे मिल रहा था, ठीक है। लेकिन अभी का केस बता रहे हैं कि उसका ये सब है, ये नहीं है, ना बेटा है ना बेटी है, ना ये लोग है ना ये लोग है। तो इस केस में प्रॉपर्टी आ कहां से रहा है, वो एक्वायर कहां से की है, अपने फादर से ही की है। तो ये नहीं है तो आप इसको और इसको भूल जाइए, सीधा फादर को दे दीजिए प्रॉपर्टी वापस। ये पहला बोला, समझ में आया। सिर्फ उसी केस में जो प्रॉपर्टी, जितना प्रॉपर्टी वो अपने फादर से एक्वायर की है उसी के केस में, टोटल के केस में नहीं बोल रही है। बाकी सब प्रॉपर्टी में ही सब रूल जो है चलता है, ठीक है। फर्स्ट वाला समझ में आया। बी वाला ये कह रहा है कि फीमेल जो है वो प्रॉपर्टी कहाँ से इनहर्ट की थी, अपने ससुर से, फादर इन लॉ से, ठीक है। और उसको इनहर्ट करने वाला मर गई, तो उसके बाद उसका बेटा बेटी नहीं है, और बेटा बेटी के मरे मरे हुए बेटा बेटी का कोई बच्चे नहीं है। तो उस केस में कौन इनहर्ट करेगा, कह रहा है कि उसके हस्बैंड के हेयर में वो डिवॉल्व कर जाएगा, ठीक है। जो फादर के साथ साइड से आया था वो हस्बैंड के हेयर में डिवॉल्व कर जाएगा, ठीक है। समझ में, अगर अपने पिता से आ रहा है, अपने ओरिजिनल माता पिता से आ रहा है, और फर्स्ट वाला एंट्री में कोई नहीं है उसको होल्ड करने वाला है प्रॉपर्टी उसके मरने के बाद, तो सीधा उसके पापा के पास चल जाएगा, या उसके पापा के जो हेयर से उनमें बढ़ जाएगा ओरिजिनल वाला। और ससुर से आ रहा है तो ससुर से आ रहा है तो हस्बैंड के हेयर से बांट दीजिए। 29 इचेस्ट के बारे में बात कर रहा है। इचेस्ट किसको कहते हैं, वैसी फीमेल के लिए ये वर्ड यूज किया गया है जिसका वैलिड मैरिज के आउटसाइड अगर उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तो उसको ईचेस्ट की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो ईचेस्ट विमेन का कोई प्रॉपर्टी है और उसको इनहर्ट करने वाला है तो विमेन ही ना, हाँ बोलिए ना। ये जो उसका लीगल मैरिज है या वैलिड मैरिज है उसके आउटसाइड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रही है, की है, ठीक है, तो वो ईचेस्ट विमेन की कैटेगरी में है, ठीक है। तो ईचेस्ट विमेन जो है उसमें कह रहा है कि अगर कोई ऐसे हेयर्स है तो विमेन ही ना, लेकिन उसके विमेन का जो प्रॉपर्टी है वो कोई होल्ड करने वाला कोई मिला नहीं, ठीक है। जो उसके हेयर्स का भी हम बताए विमेन से रिलेटेड, उसको कोई होल्ड करने वाला मिला ही नहीं, तो वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट में डिवॉल्व हो जाएगी। और ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, ओनर्स ऑफ प्रूफ जो बोलते हैं, वो गवर्नमेंट पे रहेगी कि आप साबित कीजिए कि आपने ट्राई किया कि उनके जितने हेयर्स थे सेक्शन 50 में उसको आपने खोजने का कोशिश किया, और आपने खोजा और नहीं मिला, तब जाके आपने उसके प्रॉपर्टी को एक्वायर किया है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट में मिल जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट में मिलेगी, और उसके पे बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा इन द केस ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है। ये तुम्हारा सेक्शन 29 था। और 30 में कह रहा है कि अगर हिंदू को कोई प्रॉपर्टी मिला है
तो वो चाहे तो टेस्टामेंट्री डिपोजिशन मतलब विल बना के डिस्पोजिशन कर सकता है, उसको इस चीज से रोका नहीं गया है इस एक्ट में। ठीक है, जब वो टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन कर देगा किसी प्रॉपर्टी का, अपना विल वसीयत बना के मर जाएगा, तो उस केस में उसका प्रॉपर्टी किस एक्ट से गाइडेड होगा? इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के एक्ट से गाइडेड होगा। ठीक है, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, उस पे हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू नहीं होगा, इंडियन सक्सेशन एक्ट लागू होगा। ये था तुम्हारा सक्सेशन एक्ट का पूरा कहानी।